नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी और आप सभी श्रोता जो इस व्याख्यान की श्रृंखला में जुड़ रहे हैं और भरपूर उसको समर्थन भी दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो पश्चिम क्षत्रप और सातवाहन राजवंश और उनका काल। आज मैंने इस विषय को जो चुना है उसके दो कारण हैं। अमूमन प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति इस संदर्भ में जब चर्चाएं होती है तब हम मौर्यों का विचार करते हैं, गुप्तों का विचार करते हैं। महान मौर्य शासक जैसे चंद्रगुप्त हो या सम्राट अशोक हो, या अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें तो समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, जिसकी आजकल तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही है। मगर इन मौर्यों के और गुप्तों के काल के बीच में भी ऐसे कई राजवंश भारत में उन्होंने राज किया, विभिन्न भारत के भौगोलिक प्रदेश में राज किया और भारत की संस्कृति को विभिन्न आयामों में प्रगति पथ पर ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो विद्वान थे, बहुत अच्छे कला की, जिनके पास एक कला का हुनर है, ऐसे लोगों को भरपूर प्रोत्साहन दिया और एक सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, उनके लिए सुयोग्य जो व्यवस्थाएं थी वो मुहैया की। तो इनके बारे में विचार करना हमारा जो इतिहास का आकलन है उसको समृद्ध करता है। और दूसरा कारण ये है कि अगर हम भारत का एक भौगोलिक मानचित्र हमारे आँखों के सामने लाएं तो देखते हैं कि ये कहीं सा बाकी विश्व से कटा हुआ एक भूप्रदेश है। एक तरफ तो हिमालय की उत्तुंग हिमालय के शिखर है और तीनों तरफ महासागर है। तो ऐसे में क्या भारतीय इस अपनी भौगोलिक परिसीमा में निबद्ध होकर रहे? तो निश्चित रूप से नहीं रहे। उन्होंने बाकी विश्व के साथ अपना संबंध बहुत प्राचीन काल से जोड़ा और इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी हुआ और बहुत सारी बाहर की संस्कृतियों के कई सारे ऐसे प्रवाह जो है वो भारतीय संस्कृति के साथ मिलते रहे और उसको और समृद्ध करते रहे। तो ये प्रक्रिया अगर हम अधिक अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो सातवाहनों का, क्षत्रपों का ये जो काल है और थोड़ा सा उसके पहले का कुषाणों का काल है, उसको हमें भली भांति समझना होगा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अगर सांस्कृतिक एसिमिलेशन, साथ में आना, संगम होना, इसका काल जो है वो इस काल को, जैसे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेके ईसा के तीसरी चौथी शताब्दी तक का, तीसरी शताब्दी तक का काल हम इसको मान सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे पश्चिमी क्षत्रपों से। लेकिन जब हम पश्चिमी क्षत्रप कह रहे हैं तो हम एक ऐसे राजघराने की बात कर रहे हैं जो भारत के पश्चिमी इलाके में, खास तौर पे सौराष्ट्र के, गुजरात के इलाके में उनका सत्ता का केंद्र था और राजपूताना से लेके सिंध प्रांत तक और मध्य प्रदेश जो मालवा कहा जाता था प्राचीन काल में, और विंध्य घाटी नर्मदा तक, और कुछ मायने में थोड़ा सा विंध्य के नीचे भी उनका अपना राज्य था। तो ये उनकी एक शाखा थी, इसीलिए उनको हम, बिकॉज पश्चिम के भारत के क्षेत्र में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था और सुदीर्घ काल तक वहाँ से राज्य किया, तो उसको हम पश्चिमी क्षत्रप कहते हैं।
लेकिन क्षत्रपों के और भी राज्य जो थे वो भारत में विद्यमान थे। प्रमुख दो शाखाएं हम देखते हैं, एक मथुरा में थी और दूसरी सौराष्ट्र में थी। अगर हम उनकी जो मूल भूमि है उसका विचार करें तो ये शक द्वीपीय है, शक है। और इनका जो प्रदेश है वो आज अगर हम आज के भौगोलिक प्रदेशों के पहचान के साथ जोड़ के देखेंगे तो पाकिस्तान का, आज जिसको हम पाकिस्तान कह रहे हैं उसका जो दक्षिणी इलाका है वो था। तो वहाँ ये जो शक या ग्रीकों ने उनको सिथियंस कहा, क्योंकि ग्रीकों का वो जो एक नामकरण करने का तरीका है आया लगा के, जैसे इंडिया, पर्शिया, पर्थिया, इस तरह से वो सिथिया, तो सिथिया के लोग सिथियंस कहते थे। अब जहाँ तक इस पश्चिमोत्तर हमारी सीमा के प्रदेश और वहाँ से आने वाले लोगों की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसकी एक कड़ी बनती गई, एक श्रृंखला बनती गई, हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले ईसा पूर्व अगर 6वीं शताब्दी से लेके देखेंगे तो आज जिसको हम ईरान कहते हैं, वो जो फारस के लोग थे, ईरान के लोग थे, उनका भारत के साथ संबंध हो रहा था। और कहा जाता है कि उन्होंने भारत में अपनी जो राज्य विस्तार की एक महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करने का प्रयास भी किया था। और उस प्रयास के तहत अगर हम पर्शियन जो पुरातन या प्राचीन राजवंश जो है, अखमनी राजवंश जिसको हम कहते हैं, उनके एक जो दारियुश करके जो राजा था उसकी बात करें तो उसने सिंधु के मुख से लेके अंतर्गत का प्रदेश सब एक्सप्लोर करने के लिए, उसका सर्वेक्षण करने के लिए अपने लोगों को, नाविकों को भी भेजा था। और जैसे नक्शे रुस्तुम के अगर गुफाओं में देखेंगे तो उनके अभिलेख हमें वहाँ मिलते हैं। और भारत और ईरान का ये जो संपर्क है उसके, ये जो गुफाएं हैं वो उसके रास्ते में पड़ती है और बहुत सारा आदान प्रदान उसमें हो रहा था। उसके थोड़े पहले के काल का भी अगर हम विचार करें तो बहुत सारे वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख भी परसेपोलिस के, मतलब आज की जो टर्की, तुर्किस्तान का इलाका है, वहाँ के कुछ अभिलेखों में जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। इस तरह से उस राज्य से और उस इलाके से, मध्य एशियाई इलाके से हमारा लगातार संपर्क रहा था। तो सबसे पहले जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संपर्क है वो ईरानियों का है या फारस के लोगों का है। अब ग्रीकों ने, खासतौर पर अलेक्जेंडर ने, ये जो फारस का एक महान विशाल साम्राज्य था उसको अंकित करने की एक महत्वाकांक्षा रखी और उसके तहत वो भारत की सीमा तक आ गया और कुछ एक हद तक भारत के अंदर घुसने की भी उसने कोशिश की। लेकिन वहाँ के छोटे छोटे गणराज्य, वैसे देखा जाए तो वो बहुत प्रभावशाली नहीं थे अपने आप में, लेकिन इतना कड़वा विरोध उन्होंने किया कि फिर वो ग्रीकों का आक्रमण पूरी तरह से भारत की ओर अग्रसर नहीं हो पाया। तो फारस के लोग आए, यवन आए, यवन मतलब ग्रीक, जो आयोनियन ग्रीक्स जो थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये शकों का धीरे धीरे भारत से संपर्क आने लगा और वो एक के बाद एक, जैसे हम कहते हैं कि जैसे लहरें आई और लोग आते गए और भारत में धीरे धीरे समाते गए। कुछ लोग वहाँ लड़वैया के रूप में आए, उन्होंने भारतीय लोगों के ऊपर कुछ एक काल तक अपना विशेष जो युद्ध कौशल्य दिखा के उनको अपने अंकित थोड़े समय के लिए किया। कुछ एक राज्य भी उनके बने, लेकिन शनै शनै अगर देखेंगे तो उनके साथ के लोग, उनके लोग भारतीय समाज के साथ एकरूप होते गए और आगे चल के अगर हम मध्ययुगीन काल तक बात करें तो करीब करीब उनका कोई अलग अस्तित्व हमें नहीं दिखता है। तो इसी कड़ी में हम इन क्षत्रपों को देखने वाले हैं। तो मेरे कहने का ये अभिप्राय था, ये एक ऐसा समय है जब भारतीय लोग विदेशी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। कभी कभी उनका शासन भी यहाँ स्थापित हो रहा है, भारतीय लोग उनके अंकित भी हो रहे हैं और वो किस तरह से अपना राजपाट चलाते थे, किस तरह से अपना शासन प्रबंधन करते थे और क्या ऐसी कोई उनकी उपलब्धियां हैं जो आज हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम उससे कुछ बोध ले सकते हैं, उससे कुछ गर्व महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई विशेषता हमें आकर्षित कर सकती है, इसको देखेंगे।
तो ये जो पश्चिमी क्षत्रप है उनके खास तौर पे अगर जो राजवंशों की अगर बात करें तो दो राजवंशों का हमें उल्लेख मिलता है। एक क्षहरातों का था, एक कर्दमकों का था। ये क्षहरातों के राजवंश का नहपाण नाम का एक शासक जो था वो अत्यंत पराक्रमी था, और उसका एक दामाद उशवदात या वृषभदत्त उसका नाम होगा, उसके अभिलेख हमें जो पश्चिमी कुछ गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, उसमें मिलता है। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर हम उशवदात के वो अभिलेखों की बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन करें तो कैसे ये विदेशी वंश के लोग, बाहर से आए हुए लोग भारत में शासक तो बने, लेकिन वो भारतीय बन के भारत के शासक कैसे बने, ये प्रक्रिया क्या थी, कैसे वो भारतीय समाज के साथ, संस्कृति के साथ एक रूप हो रहे थे, इसको भली भांति देख सकते हैं। जैसे कि वृषभदत्त के जो अभिलेखों में हमें दिखता है कि प्रभास तीर्थ में उसने कई ब्राह्मणों के विवाह करवाए, या अगर हम समुद्र किनार पट्टी की जो सागरी तटवर्ती इलाका है वहाँ आप जानते हैं कि सुपारी के बागान बहुत अच्छी तरह से होते हैं, नारियल का बहुत अच्छा वहाँ उत्पादन हो सकता है, तो नारियल के पौधे भी वहाँ डोनेशन में, दान में दिए गए हैं। इस तरह के सब उल्लेख हमें मिलते हैं। तो देखिए कि ब्राह्मणों के विवाह करके उनको स्थापित करना, या भूमि में जो उपज हो सकती है उसमें इतना बड़ा योगदान देना, ये सब उनकी वो प्रक्रिया है कि धीरे धीरे वो यहाँ के बन के शासक बन रहे थे। इस नहपाण का अपने जो दक्षिणी और मतलब दक्खन प्रांत जिसको हम कहते हैं, आज का महाराष्ट्र का जो इलाका है, वहाँ के शासकों के साथ सतत संघर्ष हो रहा था। तो क्यों इनका संघर्ष हो रहा था? अगर ये गुजरात सौराष्ट्र के इलाके के पश्चिम क्षेत्र शासक है और उनका दक्खन प्रांत में, महाराष्ट्र के प्रांत में शासन करने वाले शासकों के संघर्ष हो रहा है, तो क्या ये केवल साम्राज्य विस्तार, अधिक भूमि हमें अपने अंतर्गत चाहिए, इतना ही उद्देश्य है, या कोई एक खास उपलब्धियां हैं उस इलाके की जो उनको आकर्षित कर रही है, जिसके लिए वो आक्रमण कर रहे हैं? तो ये पश्चिमी तटवर्ती इलाका जो है वो बहुत अच्छे बंदरगाहों के लिए प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल तक बहुत सूटेबल, जिसको हम कहते हैं कि बहुत योग्य, सुयोग्य है, वहाँ अच्छे बंदरगाह हो सकते हैं। तो प्राचीन काल के जो बंदरगाह थे उसमें आज जिसको हम गुजरात के एरिया में जो है भड़ोच, जिसको उसका प्राचीन नाम भृगु कच्छ था, या थोड़े से अगर मुंबई के इलाके का किसी को परिचय है तो वो तुरंत जान पाएंगे कि मुंबई में कल्याण है, आज जिसको नाला सोपारा कहते हैं उसका प्राचीन नाम सोपारा शूरपारक था। फिर एक मुंबई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चेमुल्य करके एक पुराना बंदरगाह था, आज वो स्थल चौल नाम से जाना जाता है। फिर ठाणा श्री स्थानक नाम से था, वो भी बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ये सब बंदरगाह उस समय के जो थे, अब वो बंदरगाह क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि उनके माध्यम से भारत के तरफ बहुत ही मुनाफे वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता था। अब वो व्यापार किस संस्कृति सभ्यता के साथ चलता था? जैसे अगर हम लोग पहले देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के समय में हमने देखा कि बेबीलोन सभ्यता, जिसको दजला फरात का जो पूरा प्रदेश है, भूप्रदेश है, टाइग्रिस यूफ्रेटिस वैली का, तो वहाँ भारतीयों का बहुत अच्छा व्यापारी संबंध था। वो परवर्ती समय में भी चलता ही रहा, लेकिन अब ये जो हम काल की बात कर रहे हैं, तब भारत का रोम के साथ बहुत ही भारत के लिए मुनाफे वाला व्यापार चल रहा था। अब ये व्यापार जो चल रहा था उसमें भारतीयों की ओर से सभी प्रकार की, जिसको अच्छा दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलता है, ऐसी वस्तुएं निर्यात हो रही थी। जैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का किस्म का, चाहे वो बुना हुआ कपड़ा हो, रेशम हो, विभिन्न प्रकार की
जो समुद्र से मिलने वाले प्रवाल और मोती जैसे जो जिनको हम कह सकते हैं प्रेशियस मटेरियल जो है वो निर्यात हो रहा था। चंदन की लकड़ी, हाथी दांत और विभिन्न प्रकार की औषधि वनस्पतियाँ, कई बीच के बंदरगाहों तक ये जो इमारत के लिए जो बहुत ज़रूरी लकड़ी है, अच्छे क्वालिटी का टिम्बर जिसको हम कहते हैं, तो इन सब का व्यापार सीपी और सीपी के विभिन्न प्रकार के बने हुए वस्तुएं। और एक खास वस्तु जिसको सुन के आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, कछुए की खाल, पीठ जो कछुए की होती है वो बड़ी डिमांड में थी और बहुत ही उसको रोम के लोग पसंद करते थे। वो उसको उसकी एक जो कछुए की पीठ और बहुत बड़े बड़े विशालकाय कछुओं की वो पीठ निर्यात होती थी, उसके काउच बनाते थे बैठने वाले एंड ऑल दैट। तो इस सब तरह की वस्तुएं भारत से रोम में जाती थी और रोम मतलब उस तरह के मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वो चीज़ों का लेन देन होता था। और उसके बदले में रोम से भारत में मद्य आता था। उसके खास किस्म से बने हुए मद्य कुंभ जो है वो हमें पुरातात्विक उत्खननों में मिलते हैं। उसकी विशेषता ये है कि उन कुंभों का जो निचला हिस्सा है वो ऐसे शंकुकार होता जाता था। तो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि इस तरह के ये ऊपर थोड़े फूले हुए और छोटी फिर ग्रीवा और मुंह उसका और शंकुकार होते गए वो क्यों हैं। तो फिर लोगों ने इसको जाना कि ये जहाज से समुद्री मार्ग से निश्चित रूप से भारत में आते थे। तो समुद्र के लहरों के साथ या कभी ऐसे ज़्यादा अगर ज्वार आता है तब तो वो मध्य कुंभ जो मिट्टी के हुआ करते थे वो अगर एक दूसरे के ऊपर टकराएंगे तो वो फूट जाएंगे। तो क्या करते थे कि जहाज का जो निचला जो पृष्ठभाग होता था उसमें सॉकेट्स बनाए जाते थे और उस सॉकेट्स में उसका जो शंकुकार जो निचला वाला हिस्सा है उसको फिक्स किया जाता था ताकि वो मध्य कुंभ एक दूसरे से टकराए ना और सुरक्षित रूप से भारत तक आ जाए। तो ये जो अब हमारी भाषाई चेतना से हमें उसका एक कितना सुंदर एक अध्ययन का विषय ये हो सकता है कि कैसे शब्द कुछ होते हैं जो हमें इतिहास का आभास देते हैं। तो ये जो समुद्र मार्ग से आ रही है खास तौर पे बनी हुई वाइन, तो इसको हम लोगों ने वारुणी शब्द दिया था। अब देखिए वरुण को समुद्र की देवता माना गया है और इसका उल्लेख हमें वेदों तक देखने को मिलता है। वेदों में बहुत सुंदर वर्णन है वरुण के साथ। कहा गया है कि कैसे हम लोग लहरों पे झूलने वाले उस नौका में जाते थे और तब हमने कैसे गीत गाए और कैसे हमने उसका आनंद लिया। इस तरह के सूक्त जो है वो हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरह से वरुण देवता जो है वो जल की देवता है और ये जो सागरी मार्ग से जो आ रहा है ये सब व्यापार जो चल रहा है वो वरुण की कृपा से ही होता होगा और इस तरह से वारुणी उसको कहा गया है। बहरहाल तो हमें ये व्यापार जो है उसके लिए एक अंदाज़ा आ जाता है कि क्यों सौराष्ट्र के गुजरात के भूप्रदेश में राज्य करने वाले शासक और दक्कन के प्रांत में राज्य करने वाले शासक सतत एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे और निश्चित रूप से उनका ये उद्देश्य रहा होगा कि इन बंदरगाहों पे वो अपना नियंत्रण कर ले, क्योंकि उस बंदरगाहों में चलने वाले व्यापार का जो पूरा टैक्स है, जो रेवेन्यू है, जो चुंगी उससे वसूली जाती होगी, वो सब उस जिनके अंकित ये बंदरगाह रहेंगे उनको मिलेगा और उनके राज्य के वैभव का, समृद्धि का ये एक प्रमुख स्रोत रहा होगा। तो इसीलिए पश्चिम क्षत्रप और सातवाहन शासक एक दूसरे से सतत संघर्षरत थे। अब इसका जो क्षहरात शासक नहपाण का मैंने आपको एक शासनकाल बताया, उस समय दक्कन में सातवाहनों का राज्य था। अब ये सातवाहन कौन थे? तो कहा जाता है इनको आंध्र भृत्य, पुराणों ने उनका आंध्र भृत्य कहा है। भृत्य कोई सम्मानजनक शब्द तो है नहीं, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी के अंकित
रहे होंगे, किसी ना किसी के सबऑर्डिनेट रहे होंगे, तो कहा जाता है कि शायद ये शुंगों के और बाद में कण्वों के जो मगध के परवर्ती शासक थे मौर्यों के बाद के, उनके अंकित उन्होंने अपना राज्य शुरू किया होगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना एक स्वतंत्र अपना एक स्थान निर्माण किया और वो स्वतंत्र शासक के रूप में ये पूरे भूप्रदेश में अपने ये राज्य स्थापन करने में सफल हो गए। तो ये आंध्र जो थे या सातवाहन जिनको हम कहा जाता है, उनमें एक बहुत बलशाली शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो नहपाण का गौतमीपुत्र के साथ संघर्ष हुआ था। अब इसकी कहानी हमें एक बड़ी ही रोचक एक पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलती है कि उसमें हम लोगों ने देखा कि एक जोगलथेम्बी नाम का एक स्थल है महाराष्ट्र में, नासिक जिले में। वहाँ एक बहुत बड़ा संग्रह मिला सिक्कों का, और उन सिक्कों में मतलब जैसे 14,000 या उससे भी ज़्यादा चांदी के सिक्के मिले जो मूलतः नहपाण के थे। लेकिन जब गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपाण के ऊपर विजय प्राप्त की, और एक निर्णायक विजय प्राप्त की, क्योंकि नहपाण की उस युद्ध में मृत्यु भी शायद हो गई, तो उसके जो ये सिक्के थे जो प्रचलन में थे, उनको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दोबारा उसके ऊपर अपनी मुद्रा अंकित करके शायद प्रचलन के लिए तैयार किया। अब 14,000 या उससे अधिक ये सिक्कों का संग्रह में मिलता है, तो हो सकता है कि एक जगह पुनर्मुद्रित तो किए गए, लेकिन शायद वो सर्कुलेशन में नहीं आए, लोगों के हाथ तक विनिमय के लिए नहीं पहुंचे होंगे, और वो उस तरह से उस संग्रह में जोगलथेम्बी में हमें मिलते हैं। तो ये एक हम लोगों के लिए विचार करने लायक एक बात है कि ऐसा क्यों? क्या सातवाहनों के पास चांदी का अभाव था या तकनीक का अभाव था कि चलो ठीक है, चांदी तो उन्हीं चांदी के सिक्कों को दोबारा गला के फिर उसके अपने सिक्के बना लीजिए। उनको पुनर्मुद्रित करने का क्या कारण था? एक तो उसका सांकेतिक कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि नहपाण के ऊपर सातकर्णी ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो विजय प्राप्त की और अपने विजय का अंकन इन सिक्कों के माध्यम से उसने करके दिखाया, तो ये एक सांकेतिक जो अपनी विजय की जो एक मुहर है वो उसने पुनर्अंकित करके दिखाई। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि व्यापार उस समय बहुत ही तेजी से चल रहा था और उस व्यापार में चांदी के सिक्कों का भरपूर मात्रा में प्रयोग होता होगा। अब होता क्या है कि इन सिक्कों से लोगों की एक पहचान है, उन सिक्कों की शुद्धता, उसका नापतोल, इसके साथ उनके मन में एक विश्वास है। अब अचानक राज्य बदल गया या किसी के ऊपर विजय प्राप्त हुई किसी की, इसीलिए सर्वसामान्य जो व्यापारी होंगे उनके असुविधा ना हो और तत्काल वो जो अपने सर्कुलेशन में जो सिक्के यूज़ कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन अब वो सातवाहनों के रूप में, सातवाहनों के सिक्कों के रूप में आए, इस तरह से विचार करके भी शायद उनको पुनर्मुद्रित किया गया होगा। मैं नाणक शास्त्र की या मुद्रा शास्त्र की कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको ये जो तर्क आपके सामने रख रही हूँ, हो सकता है कि मुद्रा शास्त्र के अनुसार उसको और भी कई लोगों ने और कई तरीकों से देखा होगा, लेकिन जो हमारे जो शोध छात्र यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो दस्तावेज है, जो पुरातात्विक साक्ष्य हमारे हाथ में है, जो मौद्रिक साक्ष्य हमारे हाथ में है, इसके तरफ आप ध्यान दीजिए और उसके ऊपर और मनन चिंतन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही विशेष पुरातात्विक साक्ष्य है जो बहुत आसानी से नहीं देखने को मिलते हैं। तो उसकी जो एक विशेषता है, उसके जो एक खास उस समय में कुछ एक घटना हुई है, उसका वो जो परिचायक ये साक्ष्य बन रहा है, तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। तो आते हैं इस
नहपान का जो वंश जो है क्षहरातों का, वो जल्दी उसके बाद समाप्त हुआ और कार्दमक पश्चिमी क्षत्रियों का राज्य वहाँ सौराष्ट्र में स्थापित हुआ। थोड़ा सा इसके कार्दमकों के राजनीतिक जो उनकी गतिविधियां हैं उसका विचार करने के पहले एक बात हम ध्यान देंगे है कि एक क्षत्रप होता क्या है। तो मूलतः ये फारसी शब्द है और वो एक किसी प्रांताधिकारी के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि सत्रापी नाम का एक शब्द हमें प्रांत के लिए प्रयुक्त उनकी फारसी की भाषा में मिलता है, तत्कालीन जो ईरानी सभ्यता का है। क्योंकि हम जो दारियुश की बात कर रहे थे तो उसमें उसने ये भारत का ये जो पश्चिमोत्तर प्रांत था उसको अपने राज्य का 20वीं सत्रापी के रूप में वर्णन किया है। और सबसे जिसको कहते हैं कि अच्छी जहाँ से उनको आमदनी होती थी, अच्छा रेवेन्यू जहाँ से कलेक्ट हो सकता था, ऐसा एक समृद्ध प्रांत, इस सेंस में सत्रापी शब्द यूज होता है। 20वीं सत्रापी है वो, मतलब उसके राज्य के शायद 20 प्रांतों में उसको विभाजित किया होगा या 20 से अधिक भी होंगे, लेकिन इसका जो हमारा पश्चिमोत्तर प्रांत है उसको 20वीं सत्रापी कहा गया है। तो सत्रापी शब्द का जो भारतीयकरण किया गया है या संस्कृताइज्ड वे में उसको कहा गया है वो क्षत्रप हो गया। मतलब सत्रापी का मुख्य जो है वो सत्रप है और सत्रप को फिर हमने क्षत्रप कहा। ये भी इंडियनाइजेशन की, भारतीयकरण की जो प्रक्रिया है भाषा के माध्यम से जो हो रही है वो हम इस शब्द में भी देख सकते हैं। तो ये जो क्षत्रप है वो जैसे कि मैंने कहा कि सिथिया या शकद द्वीप जिसको भारतीयों ने कहा, तो शकद द्वीप से आए हुए हैं और वो भारत में आए और भारत में उन्होंने अपने राज्य को अच्छी तरह से स्थापित करके चलाया। और भारतीयों के मतलब जब वो उनकी अपनी बन गई उस संस्कृति में और उस सभ्यता में अपना चिरस्थायी योगदान दे के रखा है। तो बहुत सारे शासक हैं, हम पूरे शासकों की चर्चा नहीं कर सकते और वो एक जैसे महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है, जैसे हम कहेंगे ना कि अगर हम पीछे मुड़ के देख के 10 शासकों का नाम लेना चाहते हैं प्राचीन भारत के, जिनकी एक अमिट छवि हमारे मन मस्तिष्क में है, तो उसमें से मतलब होनी चाहिए, एक इतिहासकार के रूप में तो निश्चित हमारे मन में होनी चाहिए या भारतीयत्व के पहचान के लिए भी होनी चाहिए, वो है रुद्रदामन। तो उसके शब्द में, नाम में ही रुद्र है। और रुद्र आप जानते हैं कि वो वैदिक काल से चली आई हुई एक दैवत संकल्पना है। रुद्र एक देव है, धीरे धीरे वो शिव के साथ पूरी तरह से जुड़ गया। तो शायद कैसे ये शक क्षत्रप जो लोग थे वो शैव मत के प्रभाव में आए होंगे, बौद्ध मत के प्रभाव में आए होंगे या बाद में वैष्णव मत के प्रभाव में भी आए होंगे। यहाँ हम रुद्रदामन की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो रुद्रदामा भी उसको कहा जाता है। तो रुद्र शब्द में हम ये भारतीयकरण की प्रक्रिया देखते हैं। बहरहाल, तो ये जो रुद्रदामन है वो उसके पहले जो शासक थे उनके शासनकाल में ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासन में, युद्ध में निभाता चला गया और इसीलिए उसको क्षत्रप की उपाधि मिली हुई थी या स्वामी की उपाधि मिली गई थी, राजा की उपाधि मिली थी। लेकिन बाद में जब वो पूर्ण साम्राज्य का पूर्ण अधिकारी हो गया तब उसने अपने आप को महाक्षत्रप कहलाया। तो क्षत्रपों की ये जो एक हायरार्की है, एक उनमें जो सोपानबद्धता है, उनके ये जो प्रशासकीय स्थान है उसको देखते ऐसे लगता है कि जो थोड़े कम जिनके हाथ में सत्ता है और जो किसी अपने वरिष्ठ के आज्ञा से अपना कारोबार चलाते हैं तो वो क्षत्रप कहलाए होंगे और उनके जो सुप्रीम पावर जो है वो महाक्षत्रपों के हाथ में रही होगी। तो ये रुद्रदामन पहले क्षत्रप था, उसने बहुत विजय भी प्राप्त की थी, बहुत प्रशासन में अपनी एक पैंठ जमाई थी और बाद में वो महाक्षत्रप हो जाता है। ये जो क्षत्रप है वो हमें उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो उसके सिक्कों से मिलती है, उसके अभिलेखों से मिलती है और
खास, बहुत खास, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में उसके जो ऐतिहासिक साक्ष्य है जिसमें अनिवार्यतः जिसका अध्ययन किया जाता है, ऐसा एक उसका अभिलेख है जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो सौराष्ट्र में जूनागढ़, अब ये जो स्थान है जहाँ ये अभिलेख उत्कीर्ण है, उसी शिला पे अशोक का अभिलेख भी है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये रुद्रदामन का अभिलेख है। अगर हम अभिलेखीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और ख़ास तौर पे संस्कृत भाषा में लिखे हुए अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो ये जूनागढ़ का जो रुद्रदामन का अभिलेख है वो संस्कृत में उपलब्ध अभिलेखों में सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण अभिलेख है। उसके पहले धनदेव का एक छोटा सा अभिलेख हमें मिलता है, लेकिन जिसको एक पूरा ऐतिहासिक प्रबंध कहा जा सकता है, एक काव्य, पूरा एक काव्य, एक पूरी कविता के रूप में हम जिसको देख सकते हैं, ऐसा जो अभिलेख है उसमें ये सबसे प्रथम है। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ। बहुत साल पहले जब मैं बम्बई विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में अध्यापन करती थी, तब वहाँ के बम्बई विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने कुछ अभिलेख अपने संस्कृत भाषा के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अपने पाठ्यक्रम में रखे थे, और उसके लिए एक चर्चा सत्र आयोजित किया था जिसकी मैं एक हिस्सा थी, इसलिए मैं ये जानती हूँ। तो उसमें उन्होंने रुद्रदामन का ये अभिलेख रखा था। आप इससे समझ सकते हैं कि उसके संस्कृत की जो क्वालिटी है, संस्कृत की जो भाषाई उसका जो दर्जा है वो कितना श्रेष्ठ है। जहाँ संस्कृत का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी मास्टर्स लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में संस्कृत का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं, संस्कृत के नमूना की तरह पढ़ते हैं, तो ये उसका महत्व है। तो इससे हम क्या बोध लेते हैं कि एक ऐसा शासक जिसका मूल शक्करद्वीप में है, भारत के बाहर है, जिन शासकों ने शायद भारत में राज्य करना शुरू किया कुषाणों के अधीनस्थ राजाओं की तरह, और इसीलिए उनके नाम के साथ वो जो उपाधि क्षत्रप लग गई, क्योंकि क्षत्रप जो होते हैं वो किसी ना किसी के क्षत्रप होते हैं, तो वो क्षत्रप रहे। खैर बाद में जब वो स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे तो भी उनकी वो उपाधि कायम रही। तो कुषाण भी विदेशी थे, जो चाइनीज़ मंगोलिया के प्रांत से धीरे धीरे रेशम मार्ग से आगे बढ़ते फिर मध्य एशिया से भारत में आए थे। शक्करद्वीपीय ये लोग थे, क्षत्रप थे, वो भी भारत में बाहर से ही आए हुए थे। उन्होंने भारतीय ये जो एक अभिजात्य साहित्य की भाषा है संस्कृत, उसको अपनाया, उसको बढ़ावा दिया, और उस राजा, ये जो रुद्रदामन की बात हम कर रहे हैं, उसने अपना अभिलेख, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ही उच्च प्रति के संस्कृत में लिख के रखा। अब ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसका मोटा मोटी कालमापन जो है वो ईसा के 150 वर्ष में हम लोग करते हैं। उसकी एक तिथि निर्धारण करने के लिए कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं, और उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ईसा की दूसरी शताब्दी में संस्कृत का इस तरह का प्रचार प्रसार हुआ होगा कि जो अभिलेख होते हैं, जो सर्वसामान्य लोगों के लिए भी होते हैं, उसको, क्योंकि ये अभिलेख जो, और ख़ास तौर पे शिला अभिलेख जो होते हैं, तो शिलालेख जिसको हम कहते हैं, वो ऐसी जगहों पे स्थापित होते हैं कि जहाँ लोग उसको देखें, और कुछ तो लोग समाज में होंगे जो उसको पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। अब उसमें इस रुद्रदामा की जो उपलब्धियाँ, जो सामरिक उपलब्धियाँ लिखी है, उसमें हम देखते हैं कि पार सिंध तक, पूरा हम लोग जो सिंधु घाटी का प्रदेश कहते हैं, वहाँ तक उसने अपना सामरिक जो शक्ति का प्रदर्शन किया था, और वो पूरा इलाका अपने अंकित कर लिया था। उसके बाद उसका जो संघर्ष नहपान के समय में, क्षहरातों के समय में सातवाहनों से चल रहा था क्षत्रपों का, वो तो चालू ही रहा।
और सातवाहन राजाओं में जो पुलुमावी द्वितीय जो है, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र था शायद, तो उसके साथ भी उसका संघर्ष हुआ और पुलुमावी तो उसके कब्जे में आ गया, लेकिन कहा जाता है कि उसने उसको अभयदान दिया। क्यों अभयदान दिया? क्योंकि हमारा कुछ एक पारिवारिक रिश्ता है इसलिए। तो ये पारिवारिक रिश्ता क्या है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्री का विवाह, रुद्रदामन के पुत्री का विवाह गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र से हुआ था। तो इस तरह से वो समधी थे। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए कि क्षत्रप विदेशी है, सातवाहन एतद्देशीय है। सातवाहन अपने आप को एक ब्राह्मण, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने आप को एक ब्राह्मण कहा है और उनका विवाह जो है वो इन विदेशी शासकों के परिवार में हो रहा है। तो ये जो एक दूसरे के साथ मिलना है, जुड़ना है, और केवल दो राज्यों के एक संधि के रूप में जुड़ना नहीं है, ये रक्त संबंध से, रिश्ते संबंध से, पारिवारिक संबंध से भी जुड़ रहे हैं। और इसका लाभ ये हो रहा है कि रुद्रदामन खुद कह रहा है कि सातवाहन राजा उनके कब्जे में तो आ गया था, लेकिन उसको अभयदान दिया गया ये पारिवारिक संबंधों के वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रुद्रदामन जो है वो अपने आप को, या उसकी जो उपाधियां हैं, किस किस तरह से वो दिखा रहे हैं कि कहा जाता है कि वो संस्कृत का खुद बहुत बड़ा विद्वान था और उसके पास संस्कृत काव्य रचने के लिए जो आवश्यक ट्रेनिंग है, जिस तरह से उसकी शिक्षा हुई है, उसमें जिस तरह से उसने वो आत्मसात किया है, जैसे चाहे वो छंद शास्त्र हो, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, ग्रामर, व्याकरण हो, क्योंकि प्राचीन संस्कृत साहित्य के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। उत्तम काव्य वही माना जाता था जो छंद से परिपूर्ण हो, जिसमें व्याकरणीय कोई त्रुटि ना हो, और फिर भी उसमें कल्पना विलास हो, माधुर्य हो। तो ये सब जब वो कह रहा है कि ये राजा ऐसा है कि वो उस संस्कृत काव्य कला में माहिर है, तो वास्तविक उस शासक की उस तरह की कोई महारत उसने हासिल की हुई थी कि नहीं की हुई थी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर उसके कार्यकाल में उत्कीर्ण इस लेख में इतनी सुंदर संस्कृत अगर हम देख सकते हैं, तो कम से कम वो शासक उसको भली भांति समझे, उसका आस्वाद ले। इतना तो संस्कृत पढ़ा लिखा तो होगा ही, और ये हम इस अभिलेख के उस उदाहरण से देख सकते हैं। बाकी उसकी काव्य कला में उसने क्या रचित किया, ये हमारे पास कोई उसका उदाहरण नहीं है। उसके अलावा बहुत ही एक, जैसे हम कहते हैं ना कि राज्य शासन की दृष्टि से, राजा के आदर्शों की दृष्टि से उसने क्या अपने प्रजा के सामने अपने सिद्धांत के रूप में रखा। तो ये कह रहा है कि जो शरणागत होते हैं उनको अभय दिया जाता है। वो तो हम सातवाहनों के उदाहरण से भी देख लिए। लेकिन उसके अलावा वो ये कह रहा है कि एक शासक के रूप में मेरा ये कर्तव्य है, जिसका मैं पालन कर रहा हूँ, कि मेरे प्रजा के रक्षा हो। और रक्षा किस किस के हो ये देखिए, ये और आज के संदर्भ में तो इतना महत्वपूर्ण है वो, कि वो ये कह रहा है कि उनको हानि पहुंचाने वाले शत्रु से ही नहीं, कोई जंगली जीव भी अगर होंगे, अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से उनको आहत कर रहा है, उनसे मतलब उनके ऊपर युद्ध लाद के, तो उससे भी अपनी प्रजा का रक्षण करने का ये महत्व मान रहा है, अपना कर्तव्य मान रहा है। लेकिन मैंने जो कहा कि आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण एक बात यहाँ हमें देखने को मिलती है कि रुद्रदामन अपने प्रजा की रक्षा विभिन्न प्रकार के रोगों से भी कर रहा है। आज देखिए,
आज हम ये पूरे कोरोना काल में और सतत हम देख रहे हैं कि हमारे चर्चा में ये एक विषय रहा है कि क्या हमारा शासन प्रबंध इस महामारी से हम सब की रक्षा करने में सक्षम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, शासन प्रबंध क्या कर रहे हैं उसके लिए, और किस तरह से हमारे चिकित्सकों को, औषधालयों को किस तरह की मदद दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, कैसी व्यवस्था है, इसके ऊपर हम आए दिन चर्चा कर रहे हैं। और देखिए कि ईस्वी सन के दूसरे शतक में, मतलब आज से 2000 वर्ष पहले कोई एक शासक है, वो ये कह रहा है कि मेरे प्रजा से, जंगली जानवरों से, जो युद्धजन्य परिस्थिति उनके ऊपर लाद के उनके हानि कर रहे हैं, उनसे इतना ही नहीं, रोगों से भी मैं उनकी सुरक्षा करना चाहता हूँ। तो ये एक इस शासक की एक महानता हम कह सकते हैं। लेकिन सुदर्शन, इसको अभिलेख भी कभी कभी कहा जाता है। ये जो अभिलेख जो है, चाहे वो गिरनार अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध हो या जूनागढ़ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध हो या सुदर्शन झील के संबंधित अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध हो, तो उसमें क्या है कि प्राचीन भारतीयों का जल प्रबंधन समझने के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेख हमारे हाथ में है, और ये शासक जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। कैसे कि इस अभिलेख का उद्देश्य ये है कि चक्रवात से ये जो सुदर्शन झील है, तड़ाग जिसको कहा गया है, उसमें बहुत बड़ी दरार पड़ी और पानी सब बह गया और पूरा सूखाग्रस्त वो क्षेत्र हो गया। तो राजा ने उसकी मरम्मत करके, और केवल मरम्मत नहीं, उसको विस्तार उसकी करने का, नहरों से अधिकाधिक प्रांत तक उसका पानी पहुंचाने का एक जल प्रबंधन का प्रकल्प, जिसको हम कह सकते हैं, वो प्रस्तावित किया। तो उसके जो राज्य में जो उसके सलाहकार थे, मंत्री थे, उन्होंने राजा को ऐसे करने से परावृत्त करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसका इतना अधिक धन का व्यय वहाँ होने वाला था कि वो उनके खजाने से करना इन जो सलाहकार थे उनको उचित नहीं लग रहा था। तो फिर इस शासक ने क्या किया, अपनी जो, जिसको हम खासगी कहते हैं, उसकी अपनी जो राजा की, क्योंकि राजा का जो खजाना होता है उसका एक हिस्सा जो होता है वो राजा के लिए अपने खर्चे के लिए होता है, तो वो उसने कहा कि वो पूरा धन मैं इसके लिए लगा दूंगा और उसकी मरम्मत करवा दूंगा। तो कहने का ये यहाँ हम देखने लायक स्थिति ये है कि कितना प्रजा के काम के लिए तत्पर ये शासक है, जो ये कह रहा है कि अगर राज्य के खजाने से उसको करना संभव नहीं है तो मैं अपने खासगी, अपने वैयक्तिक जो मेरे पास अपना धन है उसको लगा के मैं उसकी मरम्मत करवाऊंगा और उसको बड़ा करूंगा। अब इसका जो मैं क्यों ये कह रही हूँ कि जल प्रबंधन का जो एक अच्छा नमूना हमें यहाँ दिखता है कि उसमें ये पूरी, एक तो देखिए एक मज़ेदार बात है, और हम स्कंदगुप्त के बारे में भी कुछ दिन के बाद चर्चा करने वाले हैं कि ये एक ऐसा स्थान है, ये एक ऐसा सुदर्शन झील जो है, उसके करीब करीब 1000 वर्षों की हिस्ट्री, 1000 वर्षों का इतिहास हमें इसी शिलालेख में उत्कीर्ण शिला पे मिल रहा है। तो ये जो उसका निर्माण है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मतलब ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में किया गया, अशोक के समय में फिर उसकी मरम्मत करवाई गई, उसको थोड़ा और बड़ा करवाया गया, और उसके बाद रुद्रदामन के समय में फिर उसको, तब तक तो वो पूरी तरह से टूट चुका था, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी दरार पड़ गई थी और फिर पानी सब बह गया था, शुष्क हो गया था, तो दोबारा उसको बनवाया गया, और बाद में हम देखेंगे कि स्कंदगुप्त के समय में फिर से उसकी मरम्मत करवाई गई। तो ये एक कम जल वर्षा का एक प्रदेश जो है, वहाँ के लोगों के लिए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेके ईसा की 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी तक भी लोग कैसे लगातार वहाँ के शासक प्रयासरत है और इसकी एक अपनी
उसका जो महत्व है वो यहाँ उत्कीर्ण अभिलेखों में उसकी पूरी ऐतिहासिक जो प्रक्रिया है वो हम देख सकते हैं। जब हम और विदेशी इस तरह से कभी कभी बात करते हैं तब कुछ ऐतिहासिक बातें हम भूल जाते हैं। जैसे इस झील का निर्माण करने वाले जो महत्वपूर्ण उसके जो जल अभियांत्रिकी जानने वाले जो लोग हैं वो भारतीय नहीं हैं। कोई पहलव है, पार्थियन जिसको हम कहते हैं, कोई यवन है, तो मतलब ग्रीक है, पार्थियन है, भारतीय नहीं है वो। लेकिन उनके मार्गदर्शन में उनके साथ काम करने वाले तो सभी भारतीय ही होंगे। और वहाँ के तत्कालीन शासकों ने निश्चित रूप से उनको पाचारण किया होगा। तो कितनी विशाल दृष्टि उन्होंने दिखाई कि जहाँ इसका तकनीक, इसकी अभियांत्रिकी, इसका जो विशिष्ट कौशल, उसका ज्ञान जिनके पास है, ऐसे लोगों को बुला के उनके मार्गदर्शन में अपनी जल योजनाएं और जल प्रबंधन का कार्य करवाया होगा। और फिर धीरे धीरे वो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक जल स्रोत, एक हमेशा के लिए जल स्रोत बन गया होगा। तो इसीलिए ये जो सुदर्शन झील है और उसका इतिहास जो रुद्रदामन के माध्यम से हम जान सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा मैं उसके कैसे वर्णन आता है उसमें, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि गिरनार पर्वतों का जो प्रदेश है उसमें उन्होंने 2 टीलों को चुन लिया और उन 2 टीलों के बीच में जो पानी का सोता था उसको वहाँ बांध बना के रोक दिया और उसको पानी का उसमें से बहाव ना हो, जल संरक्षण उसमें, संधारण उसमें अच्छी तरह से हो, इसलिए इतना बारीकी से वहाँ बड़ी बड़ी पत्थर शिलाओं को इस तरह से लगाया गया। उसका वर्णन है और वो अभिलेख में हमें मिलता है कि जिसके बीच में कोई दरार ना रहे, कोई गैप ना रहे। और उसको उसकी जो जैसे पुराने ज़माने का जो नाप था वो हस्त कहा जाता था। तो कितने हस्त वो चौड़ा है, कितने हस्त उसकी गहराई है, कितना विशाल भूप्रदेश उससे अंकित हो रहा है, पानी के जलमग्न होने वाला है, उससे खुदवाई गई नहरें हैं वो कैसे हैं, कहाँ से पानी, जैसे वो पलाशनी रिवर नदी कही गई है, उसमें से वो पानी जो है उस नदी का वो उसमें कैसे आके संरक्षित होगा, उसका संधारण होगा, जल संधारण होगा। इस सब की जानकारी अगर हम जैसे कि मैंने कहा कि हमारे इस उपक्रम के साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मैं उन विद्यार्थियों को कहूँगी कि उसको बहुत आसानी से ये अभिलेख और उसका पूरा हिंदी में, अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध है, उसको ज़रूर बारीकी से पढ़िए। उसके चाहिए तो एक अपने से मॉडल बना लीजिए। जैसे होता है ना कि हमारे महाविद्यालयों में हमारे कई जगहों पे ऐसे कुछ प्रदर्शनियाँ वगैरह लगती है, तो एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी में आप इसका मॉडल बना के लोगों के सामने रखिए कि देखिए ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेके ईसा की 2री शताब्दी तक या आगे चल के 5वीं शताब्दी तक भी किस तरह से एक जल संधारण की एक बहुत बड़ी योजना भारत में क्रियान्वित की गई थी। उसका पानी लोगों तक पहुंचाया गया था और उसको बनाने वाले लोगों ने कितनी खबरदारी ली थी कि वो पानी कैसे दूषित ना हो। जैसे उसमें ये भी लिखा गया है कि वो पानी जो है वो शुद्ध पानी का वहाँ संधारण हो, गंदा पानी उसमें ना आए। तो इसकी सबकी जो पूरी जो उसका जो ब्यौरा है वो हमें अभिलेख से मिलता है। ये रुद्रदामन तो बड़ा अद्भुत एक शासक है। वो तो जैसे कि मैंने कहा कि काव्यशास्त्र, व्याकरण आदि का तो जानकार तो था ही, इसके साथ साथ
वो संगीत का भी जानकार था, कहा जाता है कि वो संगीतज्ञ भी था। फिर घोड़ों को अपने काबू में करने की विशेष कला उसको उपलब्ध थी। अब इसमें हम लोग एक बात समझ ले कि ये जो शक लोग हैं वो मूलतः पशुचारक लोग थे और वो उत्तम घुड़सवार थे। अगर हम थोड़ा सा आपको इस राजनीतिक इतिहास से थोड़ा दूर करके एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो सूर्य प्रतिमा बनी, उसको अगर आप बारीकी से उसका निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि सूर्य के पैर में जूते लगाए हुए होते हैं, गमबूट्स जिसको हम कहते हैं, लंबे लेदर के शूज़ वो पहनता है। फिर सूर्य की अश्वारोही प्रतिमाएं हमें मिलती है या अश्व के रथ में वो जाता है। तो कहा जाता है कि सूर्य की संकल्पना, उसका ईश्वर रूप भारत में तो अनादिकाल से पूजित है, लेकिन मूर्ति जो बनी और उसमें खास तौर पे ये जो घुड़सवार जिस तरह के पोशाक पहनते हैं और जिस तरह से गमबूट्स पहनते हैं, और घोड़ा, ऑफ कोर्स घोड़े के साथ उनका जो संबंध है वो मूर्ति कला में इन शक लोगों के हमारे साथ आए हुए संपर्क की वजह से आया। तो बहरहाल तो शक लोग उत्तम घुड़सवार हुआ करते थे। घुड़सवारी और उसके साथ घुड़सवारी के साथ साथ युद्ध करना, इस कला में वो माहिर थे। तो स्वाभाविक है कि रुद्रदामन अपनी ये जो एक कुल परंपरा अगर हम कहेंगे, या अपनी जो मूल उसके स्थान से आई हुई जो एक स्किल की, एक कौशल की परंपरा है, उसका भी संवाहक है। वो उसको कायम रख रहा है और उसमें उसने एक महारत हासिल की है। अब भारत में आके इन लोगों का संपर्क हाथियों से हो गया। तो मजेदार बात यह है कि रुद्रदामन को कहा गया है कि घोड़ों को ही नहीं, वो हाथियों को भी काबू कर सकता था। तो मैं बारंबार आपको एक बात कह रही हूँ कि कई बार इन अभिलेखों में कई सारे अंश जो होते हैं वो प्रशस्ति परक होते हैं। उसको थोड़ा सा, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेक इट विथ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि सचमुच एक जो बेकाबू होते हुए हाथी को उसके सामने रख दिए होते हैं और वो राजा ने उसको काबू में किया होता है। ऐसे कोई प्रसंग हुआ होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, शायद नहीं भी कभी हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के कहना होता ही है। लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के कहना किस संदर्भ में हो रहा है, इसका मतलब प्राचीन काल में शासकों को जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको जो भावी शासक होने के लिए शिक्षा दी जाती थी, उसमें इस तरह की शिक्षा का अंतर्भाव जरूर होता होगा। और वो घोड़ों को काबू कर रहा है, हाथियों को काबू कर रहा है। और जैसे कि मैंने मेरे पिछले वक्तव्य में कहा था कि भारत में चतुरंग सेना की एक कल्पना है कि जिसमें हम घुड़सवार देखते हैं, पदाती देखते हैं, रथी देखते हैं और हस्तीदल देखते हैं। तो अब इसमें रहा कौन? रथ। तो रुद्रदामन को रथों का भी उत्तम काबू में रथ रखने वाला कहा गया है। तो शायद इसका मतलब वो रथ हाँकने वाला ना हो, लेकिन रथ में सवार रहते हुए युद्ध करना भी एक अलग कौशल है, क्योंकि वो गतिमान कोई एक वाहन में चलते हुए आपको युद्ध करना है, तो शायद उसमें भी वो माहिर था। तो उसकी ये जानकारी हमें मिलती है। वो वास्तविक माहिर था कि नहीं था, लेकिन एक राजा से ये अभिप्रेत है, एक भावी राजा के शिक्षा में ये सब बातें आती होंगी, इसका आभास हमें इस संदर्भ से मिलता है। उसका जो और कौशल है युद्ध का, वो तलवारबाजी में है। अब इसमें भी आप देखिए कि ये जो क्षत्रप है, उनकी जो राज्य सत्ता शुरू हो रही है वो कुषाणों के अंकित क्षत्रपों के रूप में हो रही है। और कुषाणों के संदर्भ में एक बात हम निश्चित रूप से मूर्तिकला के माध्यम से कहते हैं कि उनका प्रमुख जो शस्त्र था वो सीधी और बहुत ही वजनी तलवार था। मैं ये कैसे कह रही हूँ, कोई भी आप अगर चाहिए तो, नहीं तो आप गूगल में भी टाइप करके देख लीजिए कि सम्राट कनिष्क जो कुषाणों का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था, उसके जो पुतले हमें मिलते हैं, हालांकि उसका सिर नहीं है, लेकिन उसका जो पोशाक है एक लंबे कोट की तरह, जैसे ईरानी लोगों के सभ्यता में हम वो कोट देखते हैं, लंबे लंबे एक
विशेष प्रकार के परिधान दिखते हैं, तो उसके नीचे एक अभिलेख मिलता है, इसलिए हम जानते हैं कि वो मूर्ति जो है वो कुषाण शासक कनिष्क की है। तो उसके हाथ में वो लंबी सीधी और बहुत ही वजनी, क्योंकि देखते ही पता चलता है कि बहुत वजनदार और शायद दुधारी तलवार उसकी थी, तो वो हम देख सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं रुद्रदामन की या एक क्षत्रप शासक की बात कर रहे हैं, तो वो तलवारबाजी में उसमें भी निपुण था, ये उसके अभिलेख में लिखा गया है। वो ब्राह्मणों को और गायों को खास हमने वृषभदत्त के अभिलेख में देखा है कि उसने ब्राह्मणों को दान दिए, उनके परिवार बसाए, उनके विवाह करवाए। तो इसी तरह से ब्राह्मणों को, और हमेशा देखिए हम संस्कृत में एक साथ साथ चलने वाले शब्द हमेशा देखते हैं, गो ब्राह्मण। और आगे चल के अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बात करते हैं तो उनके भी जो उनका बिरुद था, गो ब्राह्मण प्रतिपालक। तो ये जो एक आदर्श है प्राचीन सभ्यता का, जो हम महाभारत में भी देखते हैं कि महाभारत के शासकों ने भी जैसे कई सारे प्रसंग है, अब उसकी व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगी। तो भारतीयकरण की ये जो प्रक्रिया है, जिसमें ब्राह्मणों को और गायों को सुरक्षा प्रदान करना और उनकी सेवा करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्य राजा का माना गया है, शासक का माना गया है, और रुद्रदामन उसका पालन करते हुए हमें दिखता है। तो वो अपने आप को कह रहा है कि जिसने ब्राह्मणों को और गायों को उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया होगा, उनकी सेवा की होगी। दूसरा एक ऐसा कहा गया है कि ही इज़ वेरी मतलब वो बहुत दयालु है। करुणा का एक भाव जो है, जैसे हम ये जो काल देख रहे हैं, अभी भी बौद्ध और जैन धर्म का बहुत अच्छा प्रभाव समाज में है। तो कारुण्य भाव जो है वो खास तौर पे जैनों का और बौद्धों का मुख्य माना जाता है, लेकिन उपनिषदों से अगर हम देखते आ रहे हैं तो करुणा का भाव हमेशा बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे शासक अशोक के अभिलेखों में भी हमने देखा कि महत्वाकांक्षा की वजह से किसी के ऊपर युद्ध लादना और हिंसा करना, ये उसने एक राजा के आदर्श से आदर्श नहीं माना उसने। तो इसकी स्मृतियाँ आगे आगे पीढ़ी तक आई ही होंगी। और इसीलिए जब हम ये कह रहे हैं कि रुद्रदामन अपने आप को कह रहा है कि वो दयालु है और जो उनके मतलब उनके शरण में आता है उनको उनका प्रतिपाल वो करता है और उनको हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरों के प्रति एक सद्भाव रखना, एक सम्मान रखना, उनके प्रति एक अपनापन रखना, ये एक विदेशी शासक ने भारतीय लोगों के प्रति दिखाई हुई जो आस्था है, मुझे तो लगता है कि अब वो विदेशी शासक रहा ही नहीं है, वो भारतीय हो गया। क्योंकि उसके परवर्ती समय के शासक भी हम देखते हैं तो उनमें जयसिंह जैसे, रुद्रसिंह जैसे नाम हमें मिलते हैं कि जो बहुत ही खास भारतीय परंपरा के भारतीय नाम हमें वहाँ नजर आते हैं। इसी समय के अगर सातवाहन शासकों की हम बात करें तो एक प्रमुखता में उनसे हम थोड़ा सा क्षत्रपों से एक अलग जो कुछ बात देखते हैं। लगता है कि एक तरफ ये विदेशी शासक है जो भारतीयत्व को इतना अपना के उसके जो आदर्शों की जो परिसीमा है वहाँ तक पहुँच रहे हैं, संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, गो सेवा कर रहे हैं, शरणागत जो है उनके प्रति इतनी दया दिखा रहे हैं, प्रजा के कल्याण के कार्य कर रहे हैं और पारिवारिक संबंधों को इतना महत्व दे रहे हैं और अपने नाम भी ऐसे ले रहे हैं जो वैदिक परंपरा से अपनी सीधी एक जो लिंक है, एक जो उनके साथ जुड़ाव है, उसको दिखा रहे हैं। दूसरी ओर सातवाहन है, वो प्राकृत को अपनी करीब करीब अगर हम देखेंगे कि अपने
राजनीतिक सभी कारोबार की प्राकृत भाषा रख रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे इलाके में, भौगोलिक प्रदेश में बौद्ध धर्म के आश्रय स्थलों को फलने फूलने दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने भी वैदिक यज्ञ याग किए, ब्राह्मणों को दान दिए और इसी प्रकार बौद्ध और वैदिक परंपरा का सुंदर एक संगम अपने राज्य में करके दिखाया। और उसके भी अनगिनत अभिलेख हमें मिलते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जो गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं और उसमें लेख लिखे गए जिसमें विभिन्न प्रकार के वैदिक यज्ञ याग करने की हम उसके संदर्भ पाते हैं और ब्राह्मणों को कितना महत्व दिया गया है उसके संदर्भ हम पाते हैं। तो इस प्रकार हम इस काल को अगर व्याख्यायित करेंगे तो 2-3 चीज़ें मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि विदेशों से अत्यंत फलता फूलता हमारा व्यापार, बहुत ही समृद्धि हमारे देश में रोम के साथ हमारे संबंधों की वजह से आ रही थी और जो विदेशी शासक थे वो शनै शनै भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य अंग बन रहे थे और उनके यहाँ के स्थानीय शासकों के साथ पारिवारिक संबंध भी बन रहे थे और उससे एक मिली जुली, एक विभिन्न प्रकार के प्रवाहों को एक साथ लेके चलती हुई ये संस्कृति और सभ्यता आगे बढ़ रही थी। केवल मौर्य, केवल गुप्त शासक ही नहीं, तो ये जो इनके बीच के काल के ये जो महत्वपूर्ण शासक है उनको भी हम इसी दृष्टिकोण से देख के पूरी भारतीयत्व का, संस्कृति का ये जो एक रूप बनता जा रहा है उसकी नींव कैसे पक्की होती जा रही है इसको हम देख सकते हैं। आज पुनः एक बार आपके साथ बातचीत करने का माननीय कुलपति महोदय की वजह से और माननीय संकाय प्रमुख महोदय की वजह से मुझे ये सुअवसर मिला। मैं आपका और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। नमस्कार।